गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट लेसन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग आज केमिकल रिएक्शन की मीनिंग समझेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखें, चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले मैं आज आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसकी मीनिंग समझाऊंगा। साथ में ही केमिकल चेंज क्या होता है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। बच्चों, एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। जरा एक एक्टिविटी देखें, छोटी सी है, आप जानते भी इस एक्टिविटी को। अगर हम किसी पेपर के टुकड़े को, देखिए मेरे हाथ में ये पेपर है और मेरे हाथ में ये लाइटर है, इससे अगर अपन इसको जलाएं, देखिए पेपर को पहले देखा ही था आपने, जलने के बाद में देखना आप, ये जलने के बाद में ब्लैक राख हो गई है। इस रिएक्शन के दौरान देखें आप, ये जो है राख बची, काली राख। जब ये जल रहा था इसमें से धुआं भी निकल रहा था। पेपर पहले व्हाइट था, अब ब्लैक हो गया है। इसके अलावा जो इसमें सॉलिड चीजें थी, कुछ गैस बन के निकल गई हैं, और जब ये जल रहा था तो हीट भी निकल रही थी। ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही थी अंदर, जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। वी कैन नॉट सी द केमिकल रिएक्शन, बट वी कैन सी द केमिकल चेंज बाय आवर आईज। ये ठीक इस चीज को समझने का एकदम ठीक ऐसे आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपको फीवर मलेरिया बुखार हो गया, बोलते हैं मलेरिया हुआ साहब। मलेरिया इज ए डिजीज, लेकिन कैसे पता चला कि मलेरिया हो गया? उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स और उसके लक्षण बता रहे हैं कि मलेरिया हुआ है। लक्षण क्या? वॉमिटिंग हो रही है, बॉडी पेन कर रही है, हेडेक हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, और हाई फीवर हो रहा है, शिवरिंग हो रही है। ये सारे सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज है, मलेरिया। ठीक वैसे ही जब कभी कोई चेंज दिखे आपको, उसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो चेंज होते समय कई लक्षण दिखाई दें, जैसे गैस का निकलना, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ जाना। जैसे पहले ये पेपर व्हाइट था, अब ब्लैक हो गया। जब जल रहा था आपने देखा गैस भी निकल रही थी। वैसे ही आपने देखा हीट भी बाहर आ रही थी, टेम्परेचर चेंज हो रहा था इसका। इतने सारे कैरेक्टर, जब 4 कैरेक्टर मैंने बताया आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग
कलर, ये सारे सिम्टम्स दिखें, जो ये सारे कैरेक्टर नजर आए, इसका मतलब वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो मैं अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट से आपको बताऊंगा, वो 5वें कैरेक्टर हो तब समझ में आएगा। लेकिन बच्चों, केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि यही चारों लक्षण जो हैं, यही चारों कैरेक्टर सफिशिएंट हैं। इसके लिए एक और कैरेक्टर है जिसके अपन डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि जो प्रोडक्ट बना है, देखिए, ये वापस अपने पुराने फॉर्म में चेंज नहीं होगा, पुराने फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसा सब्सटेंस बने, ऐसा प्रोडक्ट बने जो वापस रिवर्स ना हो, रिवर्सिबल ना हो, वो रिएक्शन कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? अंदर हो रही है। अंदर कैसे हो रही है? केमिकल रिएक्शन के दौरान आइटम्स, दो या दो से ज्यादा आइटम सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के आपस में कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, या फिर आइटम्स एक दूसरे से ब्रेक होकर के, एक दूसरे से टूट करके दूर दूर जाते हैं, यानी बॉन्डिंग टूटती है। ये मेन फंडा है केमिकल रिएक्शन का। लेकिन ये चीज हो रहा है सिस्टम में, वो हमको आंखों से नजर नहीं आता, वी कैन नॉट सी, बट केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ कैरेक्टर नजर आते हैं, वो कैरेक्टर हम देख सकते हैं, जिनको हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट करेक्ट। बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग, जो केमिकल रिएक्शन क्या है, इंटरनल प्रोसेस है जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन का जो इफेक्ट है, जो कैरेक्टर है, वो हमको आंखों से नजर आता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? A reaction in which a new substance with new property are यानी ऐसी केमिकल, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बने, न्यू, क्या बने? न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी नई हो। जैसे आपने देखा, ये जो पेपर था, पेपर से क्या सब्सटेंस बना? ये ब्लैक राख बनी। अब इसकी प्रॉपर्टीज, क्या पेपर की प्रॉपर्टीज एक जैसी है? नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज पेपर से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कहीं पर भी कोई चेंज हो जिसमें नया सब्सटेंस बने, पुराने के जैसी प्रॉपर्टीज ना हो, वो सारा चेंज कहलाएगा केमिकल चेंज। सबसे सिंपल एग्जांपल आपके घर में देखें, मम्मी दही बनाती है। किस चीज से बनाती है दही? दूध से। दूध में अगर थोड़ा सा जामुन डाल देते हैं हम लोग, तो 5-6 घंटे बाद वो जम करके दही में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप दही को वापस दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये क्या है? यही केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन से दूध दही में बदला, और ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज किसकी वजह से हुआ? केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। तो केमिकल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ, केमिकल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या है? रिजल्ट है किसका? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन अंदर अंदर हो रही है चुपचाप, और रिजल्ट किस रूप में, क्या किस रूप में आ रहा नजर? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इस रूप में नजर आ रहा है। अब ये जो सारी चीजें बताया मैंने, इनको हम क्या कहेंगे? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
अब एक्चुअल में केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज का मतलब a change which we can observe by our eyes and during which a new substance is formed which cannot be reversed into original substance and the product have new property is called chemical change. इसको हम कहेंगे chemical change. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो गई? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा। अब लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? पहले तो हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने देखा कि उसमें गैस इवॉल्व हुई। जब कागज जल रहा था तो धुआं निकल रहा था उसमें। नंबर 2, चेंज इन कलर। कलर में चेंज आया। पेपर व्हाइट था तो प्रोडक्ट जो ब्लैक बन गया। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज आया। और चेंज इन स्टेट। चौथा, चेंज इन स्टेट। पहले पेपर सॉलिड था, लेकिन जब जलाया मैंने तो उसमें तो कुछ चीजें सॉलिड रह गई, कुछ गैस बन करके निकल गई, यानी सॉलिड से कुछ चीजें गैस भी बन गई। यहां हो गया चेंज इन स्टेट। ये 4 कैरेक्टर जो देख रहे हो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब ये 4 कैरेक्टर नजर आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में चारों कैरेक्टर हो। इनमें से चारों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कुछ ना कुछ कैरेक्टर जरूर होगा इनमें से। बच्चों, जब केमिकल चेंज समझ रहे हो आप लोग, तो यहीं पर जरूरी एक समझ लेना कि फिजिकल चेंज क्या है, क्योंकि केमिकल चेंज पूरा नहीं होता है जब तक कि हम फिजिकल चेंज की बात ना कर लें। फिजिकल चेंज सिंपल सी बात है, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने। जैसे पेपर सिंपल पूरा है, मैंने इसको बीच में से टीयर कर दिया, फाड़ दिया, अब इसमें कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, ना तो ये कोई कैरेक्टर इसमें से लागू हो रहा है इसमें। इसलिए ऐसा चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नई चीज ना बने। जैसे मान लो आपका पानी है, पानी को आपने बर्फ उसका कूलिंग कर दिया, आइस में चेंज हो गया। आइस फिर से हीट पाएगा, फिर से पानी बदल जाएगा। दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज। कांच की गिलास आपकी टूट गई, दैट इज अ फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बन रहा है। जिन चेंजेज में कोई नया सब्सटेंस ना बने, दे ऑल आर फिजिकल चेंज। यानी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म and the product can be changed into its original substance is called physical change. तो बच्चों, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात हुई। अब यहीं पे मैं थोड़ी सी बात आपको एक और रिएक्शन बताऊं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लगे इसकी, जिसको हम कह रहे हैं कि एक और नया कैरेक्टर जोड़ूंगा, 5वां। देखिए मेरे पास में 2 केमिकल हैं। एक है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। दूसरा है मेरे पास में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI। ये दोनों व्हाइट कलर के साल्ट है, जैसा इसमें दिख भी रहा है। सेम ऐसे ये भी व्हाइट साल्ट है, नमक के जैसे दिखता है। दोनों का पहले हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ये मेरे पास में टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो हम लोग थोड़ा सा ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। ये आ गया थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड, ज्यादा आ गया थोड़ा, हाँ बस ठीक। इसका पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग।
थोड़ा सा पानी डाल लीजिए इसमें, इसको डिजोल्व कर लीजिए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखिए पानी जैसा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है इसका। फिर इसी का दूसरा एक और सॉल्यूशन बनाइए किसका, लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस। इसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन हम बना लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा साल्ट है मेरे पास, इसका भी सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। अब ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास रेडी हैं। देखिए ये तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और ये जो है मेरे पास किसका है, पोटेशियम आयोडाइड का। अब जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा एक दूसरे में तो आपको कुछ कैरेक्टर नजर आ जाएंगे केमिकल रिएक्शन के। ये देखिए कलर में चेंज आ गया। तो देखिए यहां पर आपको कलर में चेंज दिख रहा है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं दिख रही है। एक करेक्टर ही हो गया, लेकिन एक करेक्टर और इसमें है। थोड़ी देर अगर अपन इसको रख देंगे टेस्ट ट्यूब को तो आप देखोगे धीरे धीरे जो पीले रंग के पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे नीचे सेटल हो जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, अभी जब तक मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं बोर्ड पे। तो जब ये पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं तो अपन थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे, जब तक इसकी इक्वेशन को देखें बोर्ड पे। हमने लिया था लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड। अब इससे जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI2। ये जो पोटेशियम आयोडाइड देख रहे हो बच्चों, इसका कलर है येलो। कैसा कलर है, और ये हो गया Pb मतलब लेड, NO3 का मतलब नाइट्रेट, ये हो गया लेड नाइट्रेट। और ये है पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम, और I फॉर आयोडाइड, और ये फिर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब अगर देखते हैं हम लोग तो धीरे 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 देखिए ऊपर से जो है नीचे की तरफ पीले वाले पार्टिकल बैठना शुरू हो गए हैं। नीचे की तरफ ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है, ऊपर हल्का है। अब धीरे धीरे थोड़ी देर में सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तब ये पार्टिकल नीचे बैठ क्यों रहे हैं, आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ऐसा इनमें कौन सा कैरेक्टर है जो ये नीचे बैठ रहे हैं, सोचो क्यों बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल, दे आर इनसोल्यूबल। कैसे ये पार्टिकल इनसोल्यूबल। ये पोटेशियम आयोडाइड कैसा है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल। और सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड चीजें भारी होती हैं, भारी है तो नीचे जाएगी, तो कैसा है ये, अनसॉलिड। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी ऐसी चीज बने जो इनसॉल्युबल हो और सॉलिड हो तो क्या होगी, इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्रिसिपिटेट। क्या कहेंगे उसको, प्रिसिपिटेट। क्या कहेंगे इसको, प्रिसिपिटेट। इसका मतलब ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इट इज द प्रिसिपिटेट। इसको हम शॉर्ट में PPT भी लिख सकते हैं। ये एलो प्रिसिपिटेट, PPT, एलो
प्रेसिपिटेट, पीपीटी। तो बच्चों इसका मतलब ये पांचवा एक और उभर के आ गया कि प्रेसिपिटेट क्या हो गया? प्रेसिपिटेट इज द insoluble and solid substance formed during chemical reaction. कैसा ये? Formed during chemical reaction. Insoluble and solid substance. Insoluble and solid substance formed during chemical reaction is called precipitate. इसको देखो, तीन कैरेक्टर हो गए प्रेसिपिटेट के। एक तो ये सॉलिड है, दूसरा ये इनसोल्यूबल है, तीसरा ये हैवी होने की वजह से इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया? प्रेसिपिटेट की डिफाइन अगर आए तो सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। बच्चों ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बने वो सब रिएक्शन कहलाएंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, या यूं कहें रिएक्शन इन विच सॉलिड एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ये जो एग्जांपल दिया है मैंने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, ये कैसी रिएक्शन हो गई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इस तरह से कुल कितने कैरेक्टर हो गए? 5 कैरेक्टर हो गए केमिकल रिएक्शन के। कितने कैरेक्टर? 5। नंबर 1 हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले वाले में देखा, जब अखबार चल रहा था यानी पेपर चल रहा था तो गैस इवॉल्व हो रही थी। नंबर 2 चेंज इन टेम्परेचर। जब पेपर जल रहा था तो उसकी हीट निकल रही थी, टेम्परेचर में चेंज आ रहा था। नंबर 3 चेंज इन कलर। पेपर व्हाइट था, बर्न होकर के ब्लैक हो गया। और चौथा चेंज इन स्टेट। पेपर सॉलिड था टोटल, लेकिन जब जला तो उसमें से कुछ गैस भी बन के निकली बाहर, यानी उसका स्टेट भी चेंज हुआ थोड़ा। और 5वां हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। इस तरह से कुल केमिकल रिएक्शन की कितने कैरेक्टर हो गए? 5। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये यही है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये बात भी बता दिया मैंने कि हर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि 5 कैरेक्टर जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं उनमें कुछ में हीट निकल रही है, कुछ में हीट नहीं निकलती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे वो भी यहीं पे साथ में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज जब जलाते हैं, मान लो कार्बन को जला रहे हो, कार्बन जब जलता, कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, प्लस हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? हीट। ये मैंने जो सिंबल बनाया डेल्टा का, ये हीट को शो करता है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो, दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? एक्सो। एक्सो मतलब आउट, एक्सो का मतलब बाहर निकलना। थर्मिक, थर्मिक का मतलब हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर आना, थर्मिक मतलब हीट, हीट एनर्जी का बाहर आना, वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी होंगी उनमें अगर आपको लिखाना है तो प्लस हीट
राइट साइड में लिखेंगे। ऐसे बच्चों कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को पानी में डिजोल्व करोगे वाटर के अंदर, ये अमोनियम के आयन बन जाएंगे NH4 प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। इसमें क्या होगा मालूम है, ये रिएक्शन जब ये आयन टूटेंगे तो आसपास के वातावरण से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसी रिएक्शन को हम नाम देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम देंगे? एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी, और ये रिएक्शन यानी रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टेकन इन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अंदर लेना, थर्मिक माने हीट। अब सोचो, जहां भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आसपास के वातावरण से जब हीट ले लेगी रिएक्शन, तो आपका आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसका मतलब सराउंडिंग, ये जब भी जहां रिएक्शन होगी सराउंडिंग में कूलिंग होगी। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी रिएक्शन। और लेकिन ये रिएक्शन जिसमें होगी कौन सी? एक्सोथर्मिक। उसमें क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, उसमें हीट इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगी। यानी बाहर निकलेगी तो वातावरण में जाएगी हीट, तो वातावरण क्या हो जाएगा? बोलो, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गुड, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो सराउंडिंग जो है एकदम से गर्म हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने ये बात देखी, कितनी बातें देखी। देखो, एक चीज और यहां समझा दूं मैं आपको, बहुत क्लियर कर दूं। कुछ प्रोसेस ऐसी भी हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस भी ऐसी हैं जो कि एक्सो और एंडो हो सकती है। केमिकल प्रोसेस ही हमेशा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं होती है। फिजिकल प्रोसेस भी एक्सो और एंडोथर्मिक हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप गर्म पानी है, नल का गर्म पानी आया, दिन भर खुला रख दो थाली में, और धीरे धीरे वो इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट हो जाएगा तो फिर 2 घंटे बाद उस पानी में उंगली डालो, ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी इवोपरेट हुआ, इवोपरेशन हुआ, तो उस पानी की हीट ले लेकर के वो इवोपरेट हुआ। तो इवोपरेशन इज द आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवोपरेशन क्या हो गया? वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। वैसे ही सेम आइस को आप निकाल करके बाहर रख दो, उसके आइस के आसपास की हवा क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जहां बर्फ रखे रहोगे वहां ठंडक ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हवा की हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? आइस एब्जॉर्ब करके वाटर में चेंज हो रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो द एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ध्यान रखना, ये फिजिकल प्रोसेस हैं। दोनों एग्जांपल जो बताया मैंने, कैसी प्रोसेस हैं? फिजिकल। दोनों कौन से एग्जांपल बताया? एक तो मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा इवेपोरेशन, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। तो उससे क्या हो जा रहा है? कूलिंग हो रही है। दोनों केसेस में कूलिंग होती है। जहां भी नदी हो, तालाब हो, उसके आसपास ठंडक रहती है। अपन गर्मियों में जाते हैं कि अरे यार ठंडक, क्यों ठंडक है? क्योंकि तालाब का पानी क्या करता है, वहां के हवा का टेम्परेचर ले लेकर के वो इवोपरेट होता है। तो इसलिए तालाब का पानी भी ठंडा होता है, प्लस आसपास का वातावरण भी ठंडा होता है। तो फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। बादल बन जाएगा, वो भाप जा करके, जब बारिश का दिन आएगा तो भाप फिर से ठंडी होकर के फिर से क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कितने टॉपिक को देखा, कवर किया, जरा उनको एक बार फिर से बात करते हैं, रिकॉल करते हैं। एक तो मैंने बात बताई आपको, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन जरा रिकॉल करो। केमिकल, इस शॉर्ट में रिएक्शन को लिखना तो इस तरह से आप लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन की डिफाइन सबको समझ आ गई। रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी and it cannot be reversed into original substance. Number 2,
केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया? चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज किसका रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल चेंज को हम आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। केमिकल चेंज के कैरेक्टर क्या होंगे? क्या क्या कैरेक्टर होंगे? यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा हमने बने। केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल चेंज भी बोल सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, उनको आप थोड़ा बुक से रीड करिएगा। और सारे एग्जाम्पल मिलेंगे फिजिकल चेंज में भी, केमिकल चेंज में भी। चौथी क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। पांचवा क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और छठे नंबर का क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसका एग्जाम्पल भी देखा। सातवां क्या पढ़ा हम लोगों ने? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कुल मिलाकर के आज के टॉपिक में हम लोगों ने इस आज के जो लेसन हमारा उसमें 7 टॉपिक पढ़ा। 1 2 3 सॉरी ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 टॉपिक हम लोगों ने टोटल पढ़ा। और आठों आप रिकॉल करके इनको याद करें। आज के दिन के लिए इतना रहेगा। एक्सोथर्मिक का तो बात समझ आ गई। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का बाहर जाना। एंडोथर्मिक का मतलब अंदर, हीट एनर्जी का अंदर आना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, आपको बता दिया, समझा दिया। थोड़ा आपके पास जो बुक हो उनको रीड करिए। तो बच्चों आज के टॉपिक हम लोग यही रखते हैं। इसके बाद कल आगे एक लेसन और टॉपिक इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, फिर बात करेंगे हम लोग। 1-2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, 2 प्रैक्टिकल दूंगा पहले मैं, कि जिससे आपको कुछ केमिकल रिएक्शन के, कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल समझ में और आ जाए, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे। ओके।